एक ऐसा खूनी खेल जिसकी बाजी आज भी बाकी है। ताश की ये बाजी जिसका मालिक चाहता था इसे खेलना, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि इसकी ताश की बाजी हो ही नहीं पाती। वो लॉज जहां पे वो इंतजार कर रहा था अपने दोस्तों का, लेकिन उससे पहले एक लड़की ने आकर के उसे मौत के घाट उतार दिया। कौन थी ये लड़की और क्या थी वो ताश की बाजी? अगर देखना चाहते हैं जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों, कहानी शुरू होती है दो प्रेमियों से। एक कपल जो कि घर से भागा हुआ था और वो शादी करके वापस अपने घर ही लौटना चाहता था। ये जो लड़की है जिसका नाम सिया है, इसके घर वाले चाहते नहीं थे कि ये रोहन से शादी करे। सिया के घर वाले चाहते थे कि वो अपनी मर्जी से उसकी शादी कराए, लेकिन सिया रोहन से बहुत प्यार करती थी। इसलिए सिया एक दिन अपना घर छोड़ करके भागने का इंतजाम कर लेती है। वो जानती थी कि उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते हैं। वो एक बार रोहन से शादी करके कुछ टाइम बिताने के बाद जाएगी तो उसके घर वाले मान जाएंगे। सिया उनकी एक लौती लड़की थी। अब कहानी के अंदर होता कुछ ऐसा है कि जब ये लोग वहां से भाग करके, अपने शहर से भाग करके काफी ज्यादा दूर निकल आते हैं, इनके साथ रोहन का एक दोस्त भी होता है जो रोहन और सिया को वहां से भागने में मदद करता है। हालांकि यहाँ पे ओम का कोई रोल नहीं है। ओम ये वो लड़का है जो रोहन का दोस्त है, जो सिया और रोहन के साथ आया। एक्चुअल में ये तीनों ही दोस्त है। अब ये जिस जगह जाकर के शादी करने वाले थे, इन्होंने जो प्लानिंग करी थी, वहां पहुंचने से पहले ही इनको रात हो गई। तो इन्होंने पूरी रात ट्रैवल ना करते हुए सोचा कि आज की रात हम कहीं बीच में ही किसी लॉज में, होटल में बिता देंगे। ये जंगल का एरिया था जहां इनको लॉज मिलना तो नामुमकिन था, होटल मिलना नामुमकिन था। लेकिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। इन्हें एक वहां होटल दिखी जाती है। बहुत ही खूबसूरत ये होटल, जंगल के बीच में बनी हुई, इतने खूबसूरत नेचर के बीच में। ये देख करके वहां रुकते हैं क्योंकि अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ था, यहाँ अंधेरा होना शुरू हुआ था। बट ये जानते थे जिस जगह इन्हें पहुंचना है वहां चलते चलते कम से कम 4 से 5 घंटे और लग जाएंगे और उसमें हो जाएगी रात ज्यादा। जंगल में ये रिस्क नहीं लेना चाहते। ये उस होटल के पास रुकते हैं, लेकिन सबसे हैरान वाली बात ये थी कि वहां एक भी कार नहीं खड़ी थी। ये वहां से निकल करके देखते हैं कि रिसेप्शन कहीं इनको दिख जाए, लेकिन जो फ्रंट एरिया था वो पूरा बंद था। मैं आपको इस कागज के मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे ये रोड है जहाँ पे इन्होंने देखा था, और ये वो होटल है काफी बड़ी, और ये रोड जो है वो यही होटल से लग करके ऐसे निकल रहा था। अब ये यहाँ पे अपनी कार को पार्क करते हैं और सीधे पार्क करने के बाद ये होटल का गेट है, इसके अंदर जाते हैं, लेकिन ये गेट बंद है। यहाँ कांच का बना हुआ है एरिया, लेकिन कोई नहीं है वहां पे, कोई नजर नहीं आता इनको। तब रोहन अ, तब रोहन यहाँ से निकल करके, ये जो एरिया है ये पूरा गार्डनिंग एरिया है, यहाँ ये घास लगी है दोस्तों। और यहाँ ये मकान पे, मतलब ये जो होटल है इस पे यहाँ गैलरी बनी हुई है, ओपन एरिया। यहाँ पूरे एरिया में घास लगी है और नेचर वाले पेड़ लगे हुए हैं, नारियल के और इस टाइप के पेड़ लगे हैं। तभी रोहन को नजर आता है यहाँ कॉर्नर पे एक लेडी खड़ी हुई है जो साड़ी पहनी हुई थी ग्रीन कलर की। रोहन वहीं से कहता, सुनिए सुनिए सुनिए। वो औरत रोहन को वहां देख करके थोड़ी सी अचंभित तो होती है। वो बोलती है, हाँ बोलिए। तो रोहन बोलता है कि हमें आज रात को रुकने के लिए यहाँ पे कमरा चाहिए। उस औरत के पास एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है। वो औरत उस बोर्ड को ही वहां से उठा करके लेकर के आ रही थी। वो बोलती है, उसे दिखाती है रोहन को, उस पर लिखा था यहाँ कमरा खाली नहीं है। तो रोहन बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, बोलता कैसी बातें कर रही हो यार, पूरी होटल खाली पड़ी है आपकी, यहाँ पे ना कोई कार खड़ी है ना कुछ भी है, ऐसे कैसे बोल सकती हो आपकी होटल खाली है? तो वो औरत बोलती है कि सुनिए, यहाँ होटल खाली है, कोई मतलब नहीं है, आप निकल जाइए, हमें नहीं देना किसी को कमरा। अब रोहन थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी था, उसको कुछ चीज हर्ट कर जाती है। तभी यहाँ से सिया बोलती है कि मतलब ये दोनों सुनते हैं कि रोहन किसी से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो सिया और ये लोग भी वहां से इधर आ जाते हैं। जब सिया देखती है कि रोहन ऐसी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो रोहन को बोलती है, रोहन रोहन क्या हुआ? रोहन बोलता है, पूरी होटल खाली पड़ी है यार, ये बोल रहे हैं कि इनके पास रूम खाली नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? अब यहाँ पे दोस्तों एक बात और समझने वाली है, वो औरत क्यों मना कर रही थी कि हमारे पास कोई रूम खाली नहीं है? कोई ना कोई तो रीजन होगा, ये समझना चाहिए इन लोगों को। लेकिन
आपका जब ईगो आपके बीच आ जाता है तो फिर कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ रोहन, सिया और ओम तीनों पहुंच जाते हैं। ओम बोलता है कि मैडम आपका पूरा होटल खाली है, हम लोगों की मजबूरी समझे, हमारे साथ एक लड़की है, ये जंगल में निकलना सेफ नहीं होगा। वो बोलती है कि यहाँ रुकना इस जंगल से ज्यादा खतरनाक होगा तुम लोगों के लिए। ये लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, मान लीजिए ये रोहन है, ये ओम है, ये ऐसे बात कर रहे हैं, मतलब ये इनका जो दिख रहा है ये फ्रंट फेस दिख रहा है आपको, ये ऐसे बात कर रहा है। पर जैसे ही वो औरत बोलती है कि यहाँ रुकना खाली नहीं है, ये दोनों ऐसे करके चेहरा करके बात करते हैं। होता है ना कि आप ऐसे बात कर रहे हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे देखने लगूँ, ऐसे करके ये लोग इशारा करते हैं कि ऐसा क्यों। तभी सिया बोलती है कि मैम हमारे लिए रुकना बहुत जरूरी है। तो वो औरत बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें एक कमरा तो दे देती हूँ, लेकिन एक चीज जो मैं बोल रही हूँ ध्यान रखना इस बात को। सिया बोलती है जी मैम बोलिए क्या। वो लेडी बोलती है कि रात में मेरे जाने के बाद कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे, किसी की बात मत सुनना, किसी की बात बिल्कुल भी नहीं मानना, और किसी से बात करने की जरूरत तो है ही नहीं। ओम और रोहन पीछे से आ रहे थे, और ओम ऐसे हल्का सा हाथ रख करके बोलता आ रहे हैं यहाँ बात करने के लिए है कौन, किससे बात करेंगे। ऐसे बात करके ये मतलब जाने लगते हैं। अब वो लेडी आगे आगे जा रही थी, तभी रोहन उससे पूछ लेता है कि मैडम वैसे लाज का रेंट कितना होगा। वो औरत बोलती है जितना तुम्हें देने का मन हो दे देना। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता ये क्या है। जब ये अंदर जाते तो बोलते मैडम ये होटल तो पूरी खाली है, आप कह रही थी यहाँ कमरे खाली नहीं है। बोलती नहीं है, खाली नहीं है, सारे कमरे भरे हुए हैं, लेकिन मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कहीं से भी आए आपसे कुछ भी बात करे, कोई बात करने की जरूरत नहीं। ये भी मतलब हंस देते कि खाली तो पड़ी है, कौन बात करेगा। इनको वो कमरा देती है कि आप इस कमरे में रुक जाओ। ये लोग कमरे में जाते, ये नीचे ही जो हॉल बना रहता है, मतलब जो एरिया था काफी अच्छा ओपन हॉल था, वहीं बैठते हैं। और वो लेडी तभी पूछ लेती है जब ये रूम में होते हैं कि आप लोग क्या खाओगे। तो सिया बोलती है कि मैम भूख तो बहुत तेज लगी है, लेकिन यहाँ कोई है बनाने के लिए। तो बोलती है कि मैं बना दूंगी, आप लोग बताओ क्या खाओगे, लेकिन आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। तो ये फटाफट फ्रेश होते हैं, नीचे आ जाते हैं, और उसी हॉल में मतलब चॉपिंग और ये सारी चीजें करने लगते हैं खाने के लिए। खाना बन जाता है, ये टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, और वो लेडी जो है वो भी ऑलरेडी इनके साथ खाना खा रही होती है। अभी टाइम जो हुआ है वो 9 बजे के, लेकिन सुनसान जंगल एरिया था, इसलिए अंधेरा को ज्यादा ही लग रहा था यहाँ पे, है ना। लाइट थी, ऐसा नहीं कि लाइट नहीं थी, लाइट भी जलती थी। अब दोस्तों जो खतरनाक मोड़ आता है वो यहीं से शुरू होता है। खाना फिनिश होता है, ये लेडी बोलती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो ये लोग बोलते हैं आप यहाँ नहीं रहती। तो बोलती नहीं मैं यहाँ नहीं रहती, लेकिन मैं आपसे एक बात फिर कह रही हूँ कि कोई आकर के आपसे बात करने की कोशिश करे, उसकी बात मत सुनना, मत मानना, और उससे बात बिल्कुल भी मत करना। वो ये बोल करके निकल जाती है। ठीक 11 बजे ये लोग जब वहां नीचे बैठ करके टीवी देख रहे होते हैं, इनको महसूस होता है कि ऊपर कुछ है, मतलब ऊपर कोई है। आवाज आती है इनको, ये लोग पीछे मुड़ करके ऊपर देखते हैं, तो बोलते हैं यार कोई खाली तो पड़ा था, कोई है तो है नहीं, ये कौन है। तब सीढ़ियों पे से किसी के उतरने की आवाज आती है, किसी के पैरों की आवाज। बस इन्हें धीरे धीरे महसूस होता है कि कोई नीचे उतर रहा। जब ये सीढ़ियां जो थी ऐसे राउंड वाली थी दोस्तों, वहां से कोई उतरा, और जब जैसे ही इनके सामने आता है वो व्यक्ति, तो एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास होगी, हाथ में एक स्टिक है, मुंह में एक सिगार लगा हुआ है, एक कैप पहना हुआ है ये, और कोट पहना हुआ है, मानो जैसे कोई जेंटलमैन हो। ये उतर के वहां आता है, बोलता है इन लोगों से कौन हो तुम लोग। तो ये बोलते हैं कि आप कौन है। वो अपना नाम पीटर बताता है। तो रोहन बोलता है मेरा नाम रोहन है, और ये दोनों मेरे फ्रेंड है। हम लोग यही रास्ते से जा रहे थे, जंगल वाला एरिया था, तो हमें रात को सोना था, तो हमने सोचा कहाँ सोए, तो हमें ये होटल दिख गई, हम यहाँ रुक गए। पीटर बोलता है बहुत अच्छा किया ये तो, लेकिन तुम जा कहाँ रहे थे। तो ये अपनी डेस्टिनेशन के बारे में बताने का सोच रहे होते, तभी इशारे में सिया ऐसे करती कि किसी अननोन आदमी को क्यों बताया जाए। अब इनकी कन्वर्सेशन चालू होती, तभी सिया को याद आता है, बोलती रोहन किसी से बात करने के लिए मना करके गई है वो दीदी, है ना, किसी से नहीं बात करनी। बोलती है अंकल हमें आपसे बात नहीं करनी। तभी रोहन को वो आदमी बोलता है कि रोहन तुम सिया से शादी करने वाले हो ना, जिसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें वो पैसे दे सकता हूँ।
अब ये ऑलरेडी जेंटलमैन दिख रहा था। ये बात सुनकर के एकदम ये तीनों हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं, "आप आपको कैसे पता अब मुझे पैसों की ज़रूरत है?" तभी ये आदमी बोलता है कि मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी। जब मैं ऊपर बैठा था तो मैंने तुम्हारी ये बातें सुन ली थी। अब रोहन को वो बोलता है कि तुम्हें पैसे कमाने हैं? एक शर्त है मेरी, अगर इस शर्त को जीत लिया तो तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। रोहन भी बोल देता है कि ठीक है, मुझे मंज़ूर है तुम्हारी शर्त, क्या करना होगा? तो वो बोलता है एक काम करो, ठीक 11 बजे कमरा नंबर 113 में आ जाना। रोहन बोलता है ठीक है। वो आदमी वापस अपने कमरे में चला जाता। तभी सिया रोहन को बोलती है, रोहन फालतू की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। लता दीदी साफ-साफ मना करके गई थी कि किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। रोहन बोलता है, यार एक बार देख तो ले, क्या बाज़ी की कह रहा है, और ये इसके बाद बहुत पैसा होगा तो सिया अपने लिए ही बेनिफिट होगा। तभी ओम भी बोलता है कि रोहन सुन, ये दीदी ने मना किया था, साफ-साफ ये चेतावनी दी थी, पहले तो वो रूम नहीं देगी। ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रोहन बोलता है, देखो अगर मेरे पास मौका है पैसा कमाने का तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। रोहन बोलता है, देखा उन अंकल को देखा तुम लोगों ने? उनके पास कितनी बड़ी-बड़ी अंगूठियाँ थी उनके हाथ में सोने की, दोनों हाथों में। कितनी मोटी चेन पहने थे, माला-माल हो जाएँगे, बहुत पैसे वाले होंगे यार। अगर उन्होंने मेरे को एक अंगूठी भी दे दिया ना, तो साल भर का खर्चा चल सकता है मेरा उससे आराम से। ना जाने क्या वो बात मुझसे कहने वाले हैं। अब सिया और ओम के मना करने के बावजूद भी नहीं मानता। यहाँ पे सिया और रोहन एक कमरे में चले जाते हैं, ओम एक दूसरे कमरे में चला जाता है। जैसे ही रोहन को उस कमरे से निकलने का समय मिलता है, रोहन वहाँ से निकल कर के अंकल के कमरे में चला जाता है। रोहन जैसे ही अंकल के कमरे में जाता है, अंकल उसका सोफे पे बैठे-बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं। एकदम हाई क्लास सोफ़ा, एक लंबे वाले सोफ़े होते हैं ना जिसमें पीछे टिकने का एकदम ऐसा होता है, इतना बड़ा जो सोफ़ा होता है। वो रोहन को आगे सामने बैठने का न्योता देते हैं। रोहन सामने बैठता है। अंकल वो मेरे पास एक ताश है। अगर इस ताश की बाज़ी में तुमने मुझे हरा दिया, तो वो सारा पैसा तुम्हारा, और एक बहुत बड़े सूटकेस में बहुत पैसा भरा होता है। लेकिन अगर अगर तुम हार गए, तो मैं तुमसे जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। रोहन थोड़ा संकोच में होता है लेकिन मान जाता। यहाँ पे ताश बाँटे जाते हैं। रोहन भी अपने तीनों ताशों को उठाता है। रोहन अपने ताश के पत्ते देख कर के बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं था, क्योंकि उसके पास इतने अच्छे पत्ते नहीं आए थे। तभी वो अंकल कहते हैं, शो करो अपने पत्ते। रोहन अपने पास सबसे बड़ा पत्ता 10 नंबर दिखाता है। वो अंकल भी अपने पास का 3 नंबर का पत्ता बाहर रखते हैं। रोहन अपने पास का दूसरा पत्ता दिखाता है, और जैसे ही रोहन रखता है, वो होती है बेगन। अंकल भी अपना पत्ता निकालते हैं, और जैसे ही वो रखते हैं, वो होता है बादशाह। अब ये जो आखिरी पत्ता था ये डिसाइड कर सकता था, लेकिन रोहन ये देख कर के खुश हो चुका था, क्योंकि उसके पास तीसरा पत्ता जो था वो इक्का था। तो रोहन अपना इक्के का पत्ता रखता है और हल्की सी स्माइल देता है। तभी वो अंकल अपना पत्ता फेंकते हैं और उसके बाद भी इक्का होता है, यानी रोहन से बड़े पत्ते थे उनके। रोहन ये बाजी हार गया था। वो अंकल बोलते हैं, अब सुनो, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। रोहन घबराया हुआ तो था, वो बोलता है, जी अंकल क्या करना है? तो वो बोलते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर मेरा घर है, वहाँ मेरी बीवी है, उसका खून कर देना। रोहन ये सुनकर के घबरा जाता है। रोहन मना कर देता है, अंकल मैं ये नहीं करूँगा, मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया हूँ, आप कुछ और काम बोल सकते हैं। तभी वो अंकल बोलते हैं, तुमने तो मुझसे कह दिया, लेकिन ये उससे कह करके दिखाओ। और एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है। वो दरवाज़ा खुलता है, उसमें से धुआँ निकलता है, और पीछे से सफ़ेद गाउन में एक लड़की निकलती है जिसके हाथ में एक छुरा है, वो लेकर के रोहन की तरफ आगे बढ़ती है और रोहन को मारने लगती है। रोहन यहाँ-वहाँ भागने लगता है, रोहन पे प्रहार करती है वो। तभी रोहन बहुत तेज़ चिल्लाता है, बोलता है, अंकल अंकल रोकिए, रोकिए, इसको रोकिए। आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही ये रोहन बोलता है, वो अंकल ऐसे चुटकी बजाते हैं और वो लड़की वहीं रुक जाती है। अंकल ऐसे इशारा करते हैं, वो वापस उस दरवाजे के पीछे चली जाती है। वो अंकल बोलते हैं, अगर तुमने मेरी बीवी को मार डाला, एक लाल कलर का संदूक भी रखा है वहाँ पे, उसके अंदर सोना ही सोना भरा हुआ है। अगर तुमने मार दिया तो सोना तुम्हारा हो जाएगा। रोहन डरते-डराते वहाँ जाता है उनके घर, और जाकर के दरवाज़ा खटखटाता है। वहाँ एक लेडी दरवाज़ा खोलती है और बोलती है, आप कौन? रोहन बोलता है कि मुझे पिंटो अंकल ने भेजा है। वो लेडी बोलती है, अच्छा, तो तुम मुझे मारने के लिए आए हो? रोहन बोलता, नहीं। वो औरत ऑलरेडी चाकू पकड़े हुए होती है, दरवाज़ा पूरा खुल चुका है। यहाँ वो लेडी खड़ी हुई है, यहाँ रोहन खड़ा हुआ है।
वो लेडी अपने हाथ में से ऐसे चाकू निकालती है, बोलती इसी चाकू से मुझे मारोगे, इसी से मारोगे, और पीछे हटने जाती है। तो यहाँ पे रोहन थोड़ा-सा रुकता, बोलता नहीं, 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 नहीं आंटी मैं मारना नहीं चाहता, मुझे वो ब्लैक सूटकेस दे दो, मैं अंकल को दिखा दूँगा और बोल दूँगा कि आप मर चुकी है। वो बोलती है नहीं, नहीं, हमें कौन-सा ब्लैक संदूक चाहिए, वो जो इस अलमारी में रखा हुआ है। रोहन बोलता है जी, जी, जी। वो जैसे ही रोहन उस अलमारी की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये औरत उसकी तरफ बढ़ती है और रोहन के हाथ में चाकू लेकर के अपने पेट में भोंक लेती है और वहीं पीछे बिस्तर पे गिर जाती है। रोहन ये देख कर के पूरी तरीके से घबरा जाता है कि ये हो क्या रहा है? मतलब अंकल ने बोला और ये मरने के लिए तैयार है। रोहन को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता। रोहन घबराते हुए सूटकेस लेकर के अंकल के पास चला गया। जब सिया की नींद खुलती है, सिया रूम में नहीं पाती रोहन को। वो बहुत तेज चिल्लाती है, रोहन, रोहन कहाँ गया रोहन, रोहन। तब ओम भी बाहर निकल कर के आता है, बोलता है क्या हुआ? कहने लगे कि रोहन नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा। तब ओम बोलता है कि कहीं वो अंकल के कमरे में तो नहीं चला गया था? उसको मना करा था मैंने कि भाई इन सब चीज़ों में मत पड़, अपन कर लेंगे कुछ अच्छा। ये दोनों उस ऊपर वाले कमरे में जाकर के देखते हैं, रूम नंबर 113 बहुत दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई नहीं खोलता वहाँ से। तभी वो उनका दीदी आ जाती है। इन दोनों को घबराया हुआ देख कर के पूछती है क्या हुआ? ये बोलते हैं कि रोहन, कल एक अंकल आए थे, पिंटो अंकल, जिन्होंने आकर के रोहन के सामने एक शर्त रखी थी और अंकल के कहने पे शायद वो उनसे मिलने के लिए रूम में चला गया। तब वो दीदी बोलती है, मैंने तुमसे साफ कहा था यहाँ किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है। अब रोहन कभी नहीं आएगा, सिया, रोहन कभी नहीं आएगा। पर सिया नहीं मानती। सिया वहां रोने लगती, चिल्लाने लगती है। ममता के समझाने पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता इन दोनों को, और वो बोलती कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम दोनों के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ये दोनों वहां से नहीं जाते, रात होने का इंतजार करते हैं। 1:10 बजे एक बार फिर से अंकल नीचे उतरते हैं और इन दोनों से बोलते हैं, रोहन चाहिए तुम्हें, मिल जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सिया, तुम रात के 11 बजे मेरे कमरे में आओ और मेरे साथ एक ताश की बाजी खेलो। अगर तुम जीत गई तो रोहन तुम्हें वापस लौटा देगा। तभी बोलती रोहन है का। तभी अंकल ऐसे चुटकी बजाते हैं और रोहन सीढ़ी से वहां से उतर इनके सामने खड़ा होता है, लेकिन रोहन का चेहरा कुछ और ही बोल रहा था। घबराया हुआ ऐसे नीचे देख रहा था। सिया तुरंत दौड़ करके रोहन के पास जाना चाहती है, लेकिन अंकल तभी उसका ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं, नहीं, रात को 11 बजे तुझे आना होगा और मुझसे ताश की बाजी जीतनी होगी। रात के 11 बजते हैं। सिया अंदर जाती है। उसी तरह से टेबल पर अंकल बैठे होते हैं, एक गाना बज रहा होता है जिसको वो गुनगुना रहे होते हैं। सिया के सामने वो शर्त रखते हैं। सिया के सामने ताश निकालते हैं और ताश निकालने के बाद वो बाजी सिया हार जाती है। वो उससे कहते हैं कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ ताश खेलने के लिए आ रहे हैं, होटल के जस्ट पीछे ही रुके हुए हैं, पीछे जो 3-4 विला बने उनमें से एक। इस विला में जाकर के उनसे बोल दो कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। बस इतना ही तुम्हें कहना है। सिया जैसे तैसे डरते डरते वहां जाती है और वहां जाकर के दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही दरवाजा खटखटाती है, अंदर से उसे आवाज आती है कि दो पति पत्नी बहुत ही प्रेम से बात कर रहे हैं, मतलब अच्छी मस्ती मजाक वाली बात चल रही है। सिया दरवाजा खोलती है और सिया अंदर जाती है। अंदर जैसे ही सिया जाती है, देखती है कि यहाँ एक कपल बैठा हुआ है जो जिनका खाना रेडी है, खाना खाने वाले हैं और ये खेल रहा है। अब सिया बोलती है कि मैं इनसे कैसे बोलूं कि अंकल आपको बुला रहे हैं। तब सिया बोलती है कि सुनिए, पिंटो अंकल आप दोनों को ताश की बाजी खेलने के लिए बुला रहे हैं। तो आंटी बोलती है कि ठीक है बेटा, चले जाएंगे, लेकिन अब तुम आ ही गई हो तो कुछ खा लो यहाँ पे। सिया को भूख भी बहुत तेज लग रही होती है, मतलब इतना घबरा चुकी होती है। वहीं पे सिया एक बाउल में उनको आंटी कुछ देती है, तो सिया ऐसे उठा करके खाने के लिए जाती है, अपने मुंह के पास लाती है। सिया को लगता है कि ये मीट है। सिया ऐसे कर देती है, कहती है ये मीट है। तभी वो लेडी हंसने लगती है, कहती है हाँ, ये इंसानी मीट है, ये रोहन का मीट है, खा लो। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, ये बहुत तेज डर चुकी है और वहां से कमरे में से भागती है। तभी वो जो दीदी थी, उन्होंने सोच लिया था कि मुझे इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। वो रात को लौट करके आएगी। सिया को भागते उस रोड पे रोकती है। सिया अभी घबरा जाती है और उसको, सिया को लगता है ये भी चला हुआ है। तब वो ममता दीदी उससे बोलती है कि नहीं सिया, ये मैं हूँ, सुनो, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। फिर वो सिया को पूरी कहानी सुनाते हैं। अंकल अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे उस कमरे में बैठकर। तब किसी ने आकर के अंकल को मार डाला और अंकल की वो ताश की बाजी अधूरी रह गई। अब इस होटल में जो भी आता है उसे अंकल इसी तरह से फंसा करके अपनी ताश की बाजी पूरी करने की कोशिश करते हैं, और ये लोभ की तरह जो भी इस होटल में रुकता उसके साथ हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती थी। वो बोलती है कि सिया, तुम और ओम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो शायद तुम दोनों भी
उस चीज़ का शिकार हो जाए। पर सिया सोचती है कि नहीं, मैं रोहन के बिना नहीं जा सकती। मैं रोहन से आज शादी करने वाली थी और आज ये क्या हो गया? तब वो दीदी बोलती है कि कुछ नहीं हो सकता, रोहन अब नहीं आ सकता। कुछ तो होगा जिससे रोहन को मैं वापस ला सकूँ। तब वो दीदी बताती है, अगर शायद हम इस ताश की बाजी को किसी को जीत लें, तो शायद हो सकता है कि रोहन वापस आ जाए या ये पूरा चक्र रुक जाए। दिया बोलती है कि ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, मैं रोहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब वो दीदी वापस से होटल में जाती है और वहाँ एक ड्रॉस खोलती है, जहाँ से कुछ ताश के पत्ते निकालती है। वो बोलती है कि मेरे पिताजी यहीं इस होटल में थे उस समय, जब पेंटो अंकल की मौत हुई थी। यही वो ताश है जिसे वो खेलना चाहते थे, जो बाजी वो अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते थे। अब तुम एक काम करना, 11 बजे से पहले-पहले अंकल के रूम में चले आना है और ताश जा कर के रख देना। वो जाकर के ताश रख देती है उस रूम। और जैसे ही 11 बजते हैं, सिया वहीं सोफे पे जाकर के बैठ जाती है। जैसे सोफा है, अंकल सामने बैठे हुए हैं, सिया वहीं सोफे पे बैठी हुई है। सिया इंतजार कर रही है 11 बजने का, और जैसे ही 11 बजते हैं, वो अंकल अचानक से उस सोफे पे आ जाते हैं और वो वैसे ही गाना गुनगुना रहे थे, लेकिन इस बार अंकल आंखें खोलते हैं तो वो डर जाते हैं। बोलते हैं, तुम कौन हो? वो बोलती है कि मैं ताश की बाजी खेलना आई। स्टेफन। तो पेंटो अंकल बोलते हैं कि मेरे दोस्त आने वाले थे, तुम यहाँ से निकलो, तुम अभी तो बच्ची हो। तब सिया बोलती है कि आपके दोस्त जब तक आ रहे हैं तब तक एक बाजी हो जाए। बोलते हैं बिल्कुल। ताश फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिया उठा लेती है और सिया बोलती है कि पत्ते मैं बांटूं। सिया तब ऑलरेडी पत्तों को जमा चुकी थी। वो इस तरह से पत्ते को करती है कि अंकल और उसके पास वो पत्ते जाते हैं। अंकल पत्ते उठाते हैं और देखते हैं, और जब वो अपने ताश रखते हैं और सिया अपने ताश रखती है, तो अंकल ये बाजी हार जाते हैं। ये जैसे ही हारते हैं, तभी उस गेट से एक गाउन पहनी लड़की आती है, पर इस बार वो छुरा लेकर के सिया की तरफ नहीं बल्कि उस अंकल की तरफ बढ़ रही थी, और तेजी से आकर के उनके सीने में खंजर घोंप देती है। सिया बहुत तेज चिल्लाती है और जैसे ही आंखें खुलती है तो सामने वाले टेबल पे कोई नहीं होता। तभी ममता दीदी ये चीख सुनकर के उस कमरे में आ जाती है और आकर के देखती है तो वहां सिया अकेली होती है। सिया उन्हें पूरा वाक्य बताती है और वो सुबह तक का इंतजार करते हैं। सुबह होती है, ये लोग रात का इंतजार करते हैं कि 11 बजे कहीं अंकल फिर तो नहीं आ गए, और रात 11 बजते ही उस कमरे में जब जा करके देखते हैं तो उस कमरे में कोई नहीं होता। सिया ने ये पूरा लूप जो तोड़ दिया था, लेकिन इसमें सबसे बुरी बात क्या थी? रोहन अब इनके साथ नहीं था। सिया की एक उम्मीद थी कि रोहन हमारे साथ होगा, लेकिन ममता दीदी ने सिया का धन्यवाद दिया। सिया, तुम्हारी हिम्मत की वजह से कितने लोगों की जान बच गई, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चक्कर में मौत के घाट उतर चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो और स्टोरी जो आपको डर से भरी हुई कहानी सुनाते हैं।